नमस्कार, इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आज इस शो में हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की। ये सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की जो जीडीपी है उसमें एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 29% है। देश में करीब 5 से 6 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं, जिनमें करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार के दृष्टिकोण से ये सेक्टर बेहद अहम है। इस बार इस बजट को लेकर जो लघु और छोटे उद्योग चलाने वाले उद्योगपति हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और ओरियन प्रो तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स के एमडी संजीव सचदेवा है। आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी। मेरा नाम संजीव सचदेव है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन गाजियाबाद का और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ओरियन प्रो तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स। तो यहाँ पर अभी ये क्या बन रहा है? हम लोग यहाँ पर वेयर हाउसिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे डॉक लेवलर्स हैं, सेक्शनल डोर्स हैं, हाई स्पीड डोर्स हैं। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पहले चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे और अब हम उसको मेक इन इंडिया में अपनी फैक्ट्री में ही बना रहे हैं। तो आपके जैसे जो छोटे और लघु उद्योग चलाने वाले उद्योगपति, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए इस साल के बजट में, जिसके बारे में वित्त मंत्री को सोचना हो? एमएसएमई की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब कैश फ्लो की शॉर्टेज, क्योंकि रॉ मटेरियल और टैक्सेशन इतने हाई हैं कि आपको कैपिटल की ज़रूरत से ज़्यादा आप ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको ग्रो करना है तो इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है और मार्केट भी बहुत कॉम्पिटिटिव है। दूसरा है स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से आपके पास में मैन पावर की शॉर्टेज है, स्किल्ड मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है, R&D लैब्स की बहुत शॉर्टेज है। यहाँ पर अगर आप R&D करना चाहें, प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहें, तो एमएसएमई के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इंटेंट है बट रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता और गवर्नमेंट से उसको कोई फंडिंग नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता जिससे वो काम कर सके और अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सके। इस बार जो फेडरेशंस हैं जो एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जो प्री बजट मेमोरेंडम दिया है वित्त मंत्री को, उसमें टॉप पर है कि एक स्पेशल पैकेज चाहिए जिसके जरिए ज़्यादा क्रेडिट मुहैया हो सके। ये कितना बड़ा इशू है आपके? अगर मैं रियलिस्टिक बोलूं तो इससे बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास कोलेट्रल की मजबूरी है और जैसे मैंने आपसे कहा कि आज आपको फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर से पेमेंट बहुत डिले आती हैं और एमएसएमई से तो आप पेमेंट एक बार 45 से 60 दिन में ले सकते हैं, लेकिन कई गवर्नमेंट सेक्टर से तो सालों साल में पेमेंट नहीं आ रही और उसका इंटरेस्ट भी हमें भरना पड़ रहा है। तो फंडिंग आपको चाहिए ताकि आप अपनी सर्कुलेशन को चला सकें, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री बंद हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास रॉ मटेरियल की सप्लाई के पैसे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे। एक इशू जो कोरोना संकट के बाद से ही लगातार उसकी चर्चा होती रही है कि आप जो सामान बनाकर इंटरप्राइजेस को बेचते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो या प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज हो, पेमेंट्स में डिले होती है। क्या ये एक इशू है जिसको आपको लगता है वित्त मंत्री को एक रोड मैप पेश करना चाहिए बजट? मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, करना चाहती है, लेकिन अभी भी रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं आ रही हैं और पेमेंट की डिले की वजह से हमारे ऊपर में इंटरेस्ट की लायबिलिटी बहुत पड़ती है। और गवर्नमेंट सेक्टर से तो खास तौर से अगर आपका कस्टमर गवर्नमेंट है तो आपको कई बार डिले 6-6 महीने से लेके 1-1 साल की पेमेंट की डिले है। अब आप सोच सकते हैं कि एमएसएमई के लिए अगर 1 साल पेमेंट नहीं आई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और हम अपने कोलेट्रल दे के बैंक से फाइनेंस लेते हैं, लेकिन जो क्रेडिट हम देते हैं किसी को, हमारे पास उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अगर एमएसएमई को पेमेंट टाइम से मिल जाए, हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं है और हम चाइना को 100% पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमारा पैसा टाइम से आ जाए और पैसा मरे नहीं तो। हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई नहीं। 45 डे रूल की बात की गई है प्री बजट मेमोरेंडम में। ये 45 डे रूल क्या है? 45 डेज रूल ये है कि अंडर अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट आपको 45 डेज में पेमेंट मिल जानी चाहिए। ये तो है थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपको कस्टमर भी रिटेन करना है,
आपको उससे आगे भी बिजनेस करना है, तो वो 45 दिन में पेमेंट कभी आती नहीं है और आपको बर्दाश्त करना पड़ता है इस पेमेंट की डिले का। फिर टैक्सेस भरने हैं, रॉ मटेरियल के पैसे लेने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से ऑल्टरनेट फंडिंग का इंतज़ाम करना पड़ता है। आज अगर एमएसएमई के पास ये ऑप्शन हो कि वो मल्टीपल सोर्सेज से फंडिंग ले सके, कॉम्पिटिटिवली फंडिंग ले सके, उसके पास ग्लोबल सोर्सेज भी हों और हम पैसे को इन्फ्यूज़ कर सकें, तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को मल्टीपल फोल्ड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटेंट है बट रिसोर्स हमेशा से कम रहा। और ऑटोमेशन भी काफी बढ़ा। आप ये तस्वीर जरा पीछे दिखाएं पंचानन, ये यहाँ पर ज्यादा काम मैं देख रहा हूँ कि मशीनों से हो रहा है। देखिए, रोजगार को लेकर एक कंसर्न रहा है, इस बार चुनाव में भी इसकी काफी चर्चा हुई, और अगर देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने हैं तो निश्चित तौर पर जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो इस सेक्टर में ग्रोथ के लिए क्या रोड मैप आप उम्मीद करते हैं? वित्त मंत्री को क्या प्रेजेंट करना चाहिए बजट? एमएसएमई पूरी इंडस्ट्री की बैकबोन है, और बैकबोन का, जब इसको बैकबोन कहा जाता है तो सही कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर में रिस्क कम है, ग्रोथ ज़्यादा है। अगर आज एक बड़ी कंपनी फेल होती है तो हजारों करोड़ का लॉस होता है, जबकि एमएसएमई के अंदर में वो रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी तो 12 करोड़ से ज़्यादा लोग एमएसएमई के अंदर में आज काम कर रहे हैं, और कल ये प्रोपोर्शन मल्टीपल फोल्ड बढ़ सकता है, क्योंकि हमें लोग चाहिए बट स्किल्ड लेबर नहीं। आज अगर हम बाहर से मशीनें लाकर अपना प्रोडक्शन 2 से 3 गुना कर रहे हैं, बट हम उसके अंदर में स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पर है, अभी पंचानन ये तस्वीर दिखाई, ये जो ऑटोमेटिक मशीन यहाँ पर है, आपको लगता है कि इस तरह की जो ऑटोमेटिक मशीन हैं, हाईटेक मशीनें हैं, इनको इस्तेमाल करने वाले जितने वर्कर्स की आपको ज़रूरत है उतने वर्कर्स नहीं है आपके पास? उतने वर्कर नहीं है, उतने स्किल्ड वर्कर नहीं है, और इसीलिए कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। आपको अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो उसके अंदर आपको मैन पावर भी अच्छी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप एक मर्सिडीज पे अगर आप एक ना जानकार ड्राइवर बैठा दें तो अच्छा प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है। तो वी नीड स्किल्ड मैन पावर, और उसकी मदद से हम अपनी ग्रोथ मल्टीपल फोल्ड बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अभी क्या ये ऑटोमेटिक मशीन क्या तैयार करती है? ये लेज़र कटिंग मशीन है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं मेट्रो के लिए, अर्बन मोबिलिटी के लिए, तो उसमें पहली स्टेज पे जो मटेरियल की कटिंग है, चाहे वो एसएस है या एमएस है, वो इसी से, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज कटिंग करती है। और वहाँ पे कुछ और वर्कर भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा काम मैनुअल भी होता है। जी, हमारे पास में वहाँ पर जो वो काम कर रहे हैं वो क्या तैयार कर रहे हैं? ये बेसिकली कंपोनेंट्स बना रहे हैं वेयर हाउसिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी रोबोटिक वेल्डिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए हम इसको मैनुअल वेल्डिंग से कर रहे हैं। बट ये सारे जो टीम है ये मेनली वेल्डिंग और फैब्रिकेशन में एंगेज्ड है, और सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री को एमएसएमई सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए ज़्यादा क्रेडिट अगर होगा एमएसएमई यूनिट के पास, तो ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे, और इसके लिए एक स्पेशल पैकेज वित्त मंत्री को ऐलान करना चाहिए। आपका ये सुझाव है? मेरा बिल्कुल यही सुझाव है कि अगर एमएसएमई को ग्रो करना है और देश को अगर ग्रो करना है तो एमएसएमई को इनको स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कॉम्पिटिटिवनेस भी होनी चाहिए, और जब आपका पेमेंट का एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए ताकि हमें अपना पैसा टाइम से मिले और हम उस पैसे को मल्टीपल तरीके से उसको हम रोटेट कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।